भाषाओं के अंदर जिनके अंदर वैज्ञानिकता और ध्वन्यात्मकता है, वो ध्वन्यात्मकता बोलकर ही बताई जा सकती है, वो लिखकर नहीं बताई जा सकती। जैसे छोटी ई और बड़ी ई आपको बोलकर ही आप बता सकते हैं, लिखकर नहीं बता सकते। और हमारे यहां तो हर मंत्र का एक लय, हर चीज एक छंद में लिखी गई है। वैदिक गणित के श्लोक भी छंदों में लिखे गए हैं, छंद बोलकर बताया जा सकता है, लिखकर नहीं। जैसा मैंने एक बार पहले भी बोला था, जैसे उदाहरण के लिए आजकल बहुत प्रचलित है शिव तांडव स्तोत्र। अब कभी आप उस पर ध्यान दें तो उसके अंदर जो एक रिदम है कि जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावि तस्तले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, और आगे डमट 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 निनाद वड्डम रवयम चकार चंड तांडव तनोतुना शिवा शिवम। अब मैं चुनौती से कहता हूं, कोई डमट 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 निनाद वड्डम रवयम लिख के समझा दे। इसलिए मैं कहता हूं उन्होंने, और उनकी तो अभी साइंस अब जाके पहुंची। अब एक नई जो लेटेस्ट थ्योरी आफ्टर हिग्स बोसॉन आने लगी है, आप सबने सुना होगा स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि सब वेव्स हैं और पार्टिकल क्या है, जहां पर दो वेव्स का सुपर इंपोजिशन होता है वहां पर एक पैकेट ऑफ एनर्जी बन जाता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। हमारे यहां तो सदा से कहा गया कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक लय के कारण अस्तित्व में है। इसीलिए डूम की जो हिंदी या संस्कृत या भारतीय भाषा में क्या कहा गया, प्रलय। लय समाप्त हो गई, प्रलय आ गई। लय अस्तित्व में आई तो जगत का अस्तित्व आ गया। इसलिए सृजन भी लय से होता है, और जब तांडव करते हैं शिव तो वो भी लय के साथ करते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स हो या आयुर्वेद के श्लोक हो, सब के सब लय में है। इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा, इसको समझने में कई बार हमारे मन में गहरा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से हमें बाहर निकलना होगा। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने इसे गहरा तो जरूर किया, मगर दुख की बात है कि जब हम बाहर आए, मतलब स्वाधीन हुए, तो हमारे तंत्र में स्व नहीं था। इसको और ज्यादा गहरा करने का काम स्वतंत्रता के बाद हुआ। और यह मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग कभी ध्यान दें, अब तो बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे फैक्ट्स डीक्लासिफाइड होकर विदेशों से बाहर आ गए। एक केजीबी का जासूस था जिसका नाम था यूरी बेचमेनेव, जो 70 और 60 के दशक में भारत में पत्रकार बनकर रहता था। 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वो कनाडा भाग गया, और उसने बाद में वहां जाकर जो इंटरव्यू दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि भारत में जब वो था तो उसे काम दिया गया था कि इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करना है, और डिस्ट्रॉय करने का काम चरणबद्ध तरीके से करना है। पहला चरण क्या था कि ऐसी व्यवस्थाओं का, वातावरण का, विचारों का निर्माण करना है कि आपको लगने लगे हमारा समाज, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति सब कुछ गलत। उसने उसको नाम दिया स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। 15 से 20 साल हमें स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन देना। और यह भी था, ये 15 से 20 साल क्यों, एक जनरेशन स्कूल से शुरू होकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है 15 से 20 साल में। जब डिमोरलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट क्या होगा, स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब जगह जगह आंदोलन शुरू करो उन मुद्दों को लेके जो वास्तविकता में थे नहीं, हमने क्रिएट किए। वो 15-20 साल का समय है। और जब थर्ड स्टेज क्या आएगी, स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन। अब उन आंदोलनों को हिंसात्मक और उग्र स्वरूप देना शुरू करो। एंड द फाइनल स्टेज विल बी, जिसको उन्होंने कहा स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यानी अब एक बार सशस्त्र क्रांति के द्वारा सत्ता हमारे हाथ में आ गई, अब सब कुछ शांत, और उसने कहा अब किसी को कुछ नहीं बोलने देना है। इसीलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, देखिए हमें बहुत से शब्दों से भी बाहर निकलना होगा। आज हम बहुत शब्द सुनते हैं, लेफ्ट लिबरल। ये बताइए, लेफ्ट कभी लिबरल होता है? दुनिया में कोई कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। अगर कोई लेफ्ट लिबरल कहे तो ये ऐसा लगता है जैसा वो कहे कि आई एम ए डिवाउट एथीस्ट, मैं एक बहुत ही भक्त नास्तिक हूं। ऐसा ही कहना है कि लेफ्ट लिबरल हो। तो उन लोगों ने पहले लिबरलिज्म का वो उड़ाओ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब सब कुछ समाप्त। और मगर उसने कहा कि जब मैंने अध्ययन किया तो मैं तो उस संस्कृति का मुरीद हो गया, मेरे मन में तो उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, ये कितनी महान संस्कृति। और उसने कहा मेरे लिए इतनी खतरनाक बात थी कि अगर ये बात उस समय खुल जाती तो मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता, सीधे मुझे समाप्त कर दिया था। पर मैं जो कर सकता था मैंने किया। अब आगे महत्वपूर्ण बात जो कह रहा है, मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, पर उसने कहा कि हम उस समय बहुत से बुद्धिजीवियों को, विचारकों को यूरोप और रूस के दौरे पे ले जाते थे, और कहा उनको लगता था कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, इस कारण लिए जा रहा। कहा हम उनको ले जाके 20 दिन 25 दिन रह के सिर्फ हमारे लोग ऑब्जर्व करते थे कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, और फिर आने के बाद हम उसका क्या उपयोग कर सकते थे वो करते थे। उन्होंने वर्ड यूज किया कि दे कंसीडर देमसेल्फ
एज ए इंटेलेक्चुअल स्टारवर्ट एंड इन अवर ओपिनियन, ये उसके वर्ड हैं, दे वर द यूजफुल इडियट्स। अब आज समस्या क्या है कि बहुत से लोग ऐसे अभी भी उस बुद्धि से ग्रस्त हैं और उस विषय को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज की युवा पीढ़ी, देखिए आज कुछ भी कहें, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ने मारा है इन लोगों को। पहले व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है, मैं नहीं कहता व्हाट्सएप पे बहुत सी चीजें गलत हैं, पर आज इंटरनेट, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उसने आपको यह अधिकार दिया, यदि आपके अंदर सत्य को अन्वेषण करने की इच्छा है तो 80-90% तक आप सच्चाई के नजदीक केवल